नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल eco.com। आज के इस क्लास में मैं आपके साथ BECC 102 का जून 23 में अभी जो आपका क्वेश्चन पेपर आया है उसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन ऑफ ए गुड एट टाइम टी एज फॉलो। देखो, इस क्वेश्चन में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले आप ये समझो कि ये क्वेश्चन कौन से यूनिट का है, कौन से टॉपिक का है। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो आपका जो BECC का यूनिट नंबर 15 है, ये वहां से है। टॉपिक का नाम है लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, और टॉपिक का अगर मैं सीरियल नंबर के बारे में बात करूं तो टॉपिक का सीरियल नंबर है 15.5.1। ये आपके यूनिट का नाम है। ठीक है, और टॉपिक है द कोव-वेब मॉडल। ठीक है, आप जब यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस देखोगे, चेक योर प्रोग्रेस 3 को देखना, तो चेक योर प्रोग्रेस 3 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ये सेम क्वेश्चन है, ये यहां से आया है जो क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ना आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे यहां तो मैंने आपको समझा दिया है। आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको कैसे समझना है कि कोई क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि ये डिफरेंस इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो उसकी फिर एक पहचान होती है। वो पहचान मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप लिख लो। आपको क्वेश्चन में एक तो डिमांड फंक्शन दिया है, इट इज QDT 5 - 2 PT, और आपको दिया है QST इजिकल टू -2 + 5 PT-1। देखो, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया है एग्जाम में जिसमें जो वेरिएबल है उसके नीचे यानी कि सब स्क्रिप्ट में T दिया हुआ है, आमतौर पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं x के ऊपर T दे दिया, आपको x² दे दिया। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां सब स्क्रिप्ट में T है, T माने टाइम, ऐसे है या फिर किसी भी और तरीके से है, तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन डिफरेंस इक्वेशन का है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस इक्वेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन ऑफ ए गुड एट टाइम T आर फॉलो। एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो इस टाइम पीरियड पे डिमांड और सप्लाई दे दी है दो किसी चीज की, जो कि चीज है आपकी कोई भी चीज हो सकती है वो, जिसमें कि QDT क्वांटिटी डिमांड है, QST सप्लाई है, P प्राइस है। ऑब्टेन द डिफरेंस इक्वेशन, आपको डिफरेंस इक्वेशन निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में तो दिया ही हुआ है कि डिफरेंस इक्वेशन निकालो, बट अगर कभी डिफरेंस इक्वेशन नहीं दिया हुआ है निकालो, और क्वेश्चन डिफरेंस इक्वेशन का है, कैसे पहचानना है, सब स्क्रिप्ट में नीचे आपका टाइम होगा, T होगा, है ना। एंड कैलकुलेट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। तो आपको डिफरेंस इक्वेशन निकालनी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालनी है, और आपको निकालना है इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करेंगे। आप लिख लीजिएगा मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है। तो जब मार्केट में डिमांड सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है तो मार्केट इक्विलिब्रियम में आएगा। डिमांड की वैल्यू आपको पुट करनी है जो आपको दी है ये, और सप्लाई की वैल्यू आपको पुट करनी है जो आपको दी है ये -PT-1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब साथ में आपको एक बात और समझनी है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -2 PT, और ये जो वैल्यू है इसको आप लेके आना लेफ्ट हैंड साइड पे 5PT-1
राइट हैंड साइड पे आपके पास -2 है और ये 5 को भी राइट हैंड साइड पे लेके आना तो हो गया -2। माइनस माइनस यहाँ से आप कॉमन निकालो, तो जब आप माइनस यहाँ से कॉमन निकालोगे आपके पास बचेगा pt प्लस 5pt-1 इज इक्वल टू -7। माइनस से माइनस हो गया आपके पास कैंसिल, 2pt प्लस 5pt-1 इज इक्वल टू 7। ये आपके पास जो इक्वेशन आई है ना, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में एक दो बात आप समझ लो। P आपका प्राइस है, क्वेश्चन में दिया है। PT का मतलब है प्राइस T टाइम पीरियड पे। मान लीजिए हम मान लेते हैं इसको प्राइस है 24 पे, तो PT-1 का मतलब क्या होगा? PT-1 का मतलब है पहले वाला टाइम, पुराना वाला टाइम। तो मैं मान लेता हूं पुराना टाइम 1 साल पहले का, यानी कि 23। अब इसका मतलब है ये T टाइम पीरियड पे प्राइस है और इसका मतलब है पिछले साल, यानी कि प्रीवियस ईयर का टाइम पीरियड है। ये आपके पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कैसे लिखना है, क्या आगे आएगा क्या पीछे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर इस इक्वेशन का सीक्वेंस सही नहीं है तो फिर आगे का जो आपका सॉल्यूशन है वो भी सही नहीं होगा। उसका तरीका ये होता है, सबसे पहली बात, जैसे यहाँ पे जो वेरिएबल वो P है, प्राइस, तो जो भी वेरिएबल है उसमें की जो बड़ी वैल्यू होती है वो पहले आती है, छोटी वाली वैल्यू बाद में आती है। जैसे ये PT है, ये T-1 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 बड़ा होता है या 4-1 बड़ा होता है, तो आप कहोगे 4 बड़ा होता है। किसी भी चीज में से -1 करेंगे तो छोटा हो जाता है, तो यानी PT बड़ा है और PT-1 छोटा है। तो आपको ये वाली वैल्यू हमेशा पहले रखनी है और ये वाली वैल्यू बाद में रखनी है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होगा, जैसे वहां पे मान लीजिए दे दिया PT और PT+1, तो इस केस में आप क्या करोगे? आपको पहले कौन सी वैल्यू लिखनी होगी? ये वाली, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। T+1 T से बड़ा होता है, तो जो भी चीज बड़ी होगी वो चीज पहले आएगी, ध्यान रखना। तो इसलिए हमारे पास ये हमने पहले लिखा, ये बाद में लिखा है। दूसरी बात, जो वेरिएबल है यहाँ पे P प्राइस है, वेरिएबल है, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, और जिस चीज के साथ P नहीं है वो कांस्टेंट होता है, वो आपका आ गया राइट हैंड साइड पे। तो P वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड पे, बिना P वाली चीज राइट हैंड साइड पे। अब अगली बात आपको जो ध्यान रखनी है, ये वाला जो पहला वाला P है, इसके साथ कुछ होना नहीं चाहिए, ये अकेला होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस P का कोफिशिएंट है 2, तो इसका कुछ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस कोफिशिएंट को खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर देना 2 से। तो 2 से यहाँ भी डिवाइड, 2 से यहाँ भी डिवाइड, 2 से यहाँ भी डिवाइड। तो ये तो 2 से 2 डिवाइड करोगे, खत्म हो जाएगा 2। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये बचा और ये बचा। अब ये आपके पास जो इक्वेशन आई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, मैं इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है? ये है आपकी, दिस इज ए लीनियर या फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। तो आपको जो डिफरेंस इक्वेशन चाहिए थी ना, वो ये डिफरेंस इक्वेशन है। और डिफरेंस इक्वेशन के ना ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की होती है, सेकंड ऑर्डर की होती है, थर्ड ऑर्डर की होती है, फोर्थ, फिफ्थ, nth ऑर्डर की भी होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंस इक्वेशन को हम कैसे पहचानेंगे, ये जानने के लिए हमें डिफरेंस इक्वेशन का जो आपका यूनिट नंबर 15 है, डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर की पहचान क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। देखो, आप ये कैसे पहचानोगे कि कोई लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है या फिर वो लीनियर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है? उसकी पहचान ये होती है, ये जो आपका प्राइस है या जो भी वेरिएबल है उसके नीचे का सबस्क्रिप्ट देखना। तो इसके नीचे का सबस्क्रिप्ट है टी और इसके नीचे का सबस्क्रिप्ट है T-1। ठीक है, इनको आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर देना। तो अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खुल जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे।
अगर ये इन दोनों को आपस में नीचे वाले जो सबस्क्रिप्ट है ये टी सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आता है तो इक्वेशन होगी फर्स्ट ऑर्डर की, 2 आता है तो होगी सेकंड ऑर्डर की, 3 आता है तो इक्वेशन होगी थर्ड ऑर्डर की। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 आया है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की है। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है ये जो आपके पास p है इनकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। तो इस p की पावर कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है, इसकी भी कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है। तो जब 1 पावर होती है तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग लीनियर। कोई भी इक्वेशन जिस इक्वेशन की पावर के वेरिएबल की पावर 1 है उस इक्वेशन को आप लीनियर कहते हो। तो डिफरेंस इक्वेशन है क्यों? क्योंकि सबस्क्रिप्ट में t है। लीनियर है क्योंकि p की पावर 1 है। और फर्स्ट ऑर्डर है क्यों? क्योंकि इस t और इस t-1 को सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिस इक्वेशन में जो प्राइस है ना, प्राइस में हम 2 साल के बीच का गैप देख रहे हैं। 2 साल, जैसे ये 2023 है और एक 24, तो 2 साल हो गई। तो 2 साल के बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है? 1 साल का होता है। ये 2 साल हो गए ना, अब इनके बीच में जो गैप है वो क्या है? 1। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन का मतलब होता है हम एक ऐसी इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने 2 टाइम पीरियड ले लिए हैं और 2 टाइम पीरियड के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस वो कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो गया। इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में पूछा है आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो जैसे कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आपने इससे पहले भी 11th क्लास में 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, मार्केट इक्विलिब्रियम का, मार्केट में इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं। और जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं वहां पे हमें इक्विलिब्रियम प्राइस मिलता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी मिलती है। इक्विलिब्रियम प्राइस ऐसा प्राइस होता है जो चेंज नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबल सिचुएशन। स्टेबल सिचुएशन का मतलब जिस सिचुएशन में आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब होता है ऐसा प्राइस जिस प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर किसी चीज का प्राइस 2023 और 2024 और या फिर 2025 किसी आगे के टाइम के बारे में बात करें, अगर प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस सेम है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्योंकि देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई होती है, और महंगाई से जो किसी भी इकोनॉमी में रहने वाले लोग हैं उन लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइसेस में इंक्रीज ना हो, प्राइसेस स्टेबल रहे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, चीजों की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो प्राइस भी बढ़ते हैं, बट कोशिश ये होती है कि प्राइस ना बढ़े। इसलिए हमें एक इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिए होता है जिसमें चेंज ना हो और डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए। क्योंकि डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है तो जैसे आप पहले पढ़ चुके हो, या तो फिर एक्सेस डिमांड होगा, एक्सेस सप्लाई, जो कि मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन को क्रिएट करती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस की। ठीक है, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, एट इक्विलिब्रियम प्राइस इज कांस्टेंट ओवर द 2 पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो हमने 2 पीरियड लिए हैं ना, टी और t-1, उन दोनों पीरियड में प्राइस जो रहेगा वो सेम रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, जो आपका pt है और आपका जो pt-1 है, दोनों ही प्राइस सेम रहेंगे। मैंने इसको p स्टार मान लिया कि प्राइस क्या है, ये दोनों प्राइस सेम होने चाहिए, इनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे, pt की जगह भी p स्टार पुट कर देंगे और pt-1 की जगह भी p स्टार पुट कर देंगे। तो आपको यहाँ लिखना है फ्रॉम 3, ये हो गया है आपके पास p स्टार प्लस 5/2 और ये भी हो गया है आपके पास p स्टार 7/2। p स्टार आप कॉमन निकाल लो,
तो आपके पास 1/5/2 इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एलसीएम लेने के बाद ये कितना हो जाएगा 7/2, इधर भी 7/2, ये दोनों आपस में हो गए हैं डिवाइड। तो हमारे पास पी स्टार की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है, तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस निकल गया है। देखो अभी ना आपका इक्विलिब्रियम प्राइस तो निकाल दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें ना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी निकालनी है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे निकालोगे इसको समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो पी स्टार है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। तो प्राइस तो आपने निकाल लिया है, क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हेडिंग बनाना, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को क्यू स्टार से नोट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जो 5 है आप डिमांड वाली या सप्लाई वाले किसी भी इक्वेशन में पी की वैल्यू 1 पुट करना। तो 1 पुट करोगे तो यहाँ 3 आ गया। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे पी की वैल्यू तो भी आपके पास 3 आएगा। तो अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो ये इसका मतलब है कि आपने जो क्वेश्चन करा वो ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी जो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ये dt और यहाँ पे लिख लीजिएगा st, यानी जब डिमांड और सप्लाई क्या आ गए, इक्वल आ गए हैं, तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कभी आप सोचते हो कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखो हमने ये जो इक्वेशन निकाली है ना, ये इक्वेशन डिफरेंस इक्वेशन, अभी आपको इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। अभी आपको इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। अब डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये आपको सीखना है, तो पहले आप इतना नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं।